ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह कहानी दो बहनों की है। एक बहन की शादी अमीर परिवार में होती है और दूसरी बहन की शादी गरीब परिवार में होती है। अमीर घमंडी बहन अपनी गरीब बहन के साथ कैसा व्यवहार करती है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही मार्मिक और शिक्षाप्रद होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, किशनपुर नाम के गांव में दो बहनें रहा करती थी। उसमें से एक बहन का नाम था काजल और दूसरी बहन का नाम था रीना। काजल के कम पढ़े लिखे होने के कारण काजल का जो विवाह था वह गरीब परिवार में एक लड़के के साथ हुआ था, और वहीं जो रीना थी वह अधिक सुंदर थी और उसकी सुंदरता के कारण ही एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया था। अपनी सुंदरता का घमंड तो रीना को पहले से ही था, और साथ ही में विवाह के बाद जब उसे अपार धन दौलत मिल गई तो उसका भी घमंड और चढ़ गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थी। जब भी मौका मिलता तो रीना काजल को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। एक दिन की बात है कि रीना काजल के घर आती है और कहती है कि अरे रीना, तुझे पता है मेरे पति ने अभी अभी मुझे सोने का एक हार दिलाया है, और तुम्हारे खेत के पास जो खेत है वो भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा है, और हाँ, तुम कर भी क्या सकती हो। तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं हैं, वह तुम्हें क्या खरीद करके देगा। काजल को बुरा तो लगता, किंतु वह मन में सोच कर रह जाती। काजल के दिन बड़े ही तंग हाल में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी उसको मुश्किल से मिल पाती थी। कई बार रीना की मदद की, गुहार की और बोली कि आज हमारे घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर पर गए हुए हैं मजदूरी करने के लिए, मगर जमींदार के घर पर कोई काम नहीं मिला है। और जब वे पैसे मांगने के लिए गए तो जो गांव का सेठ था उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। रीना बहन, आज तुम थोड़े पैसे की मदद कर दो, फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे वापस लौटा देंगे। रीना कहती है कि अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है। अगर तू कल पैसे मांगने के लिए आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे जरूर दे देती। मैंने तुझे बताया था ना कि तुम्हारे खेत के बगल वाला जो खेत है वह हमारे पति इस समय खरीद रहे हैं। इसीलिए आज सुबह मेरे पति घर में जितने भी पैसे रखे हुए थे वह सभी लेकर के चले गए हैं, क्योंकि उस खेत वाले को पैसे देने हैं, और इसी कारण से आज हमारे घर में पैसे नहीं हैं। ऐसे में रीना ने कभी कोई उसकी मदद नहीं की। एक दिन काजल ने सोचा कि रीना ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया है, अब मैं क्या करूं। एक काम करती हूं, मेरे जो बड़े भैया हैं मैं उनके घर जाकर के उनसे कुछ पैसे मांग लेती हूं। हो सकता है कि वे कुछ पैसे दे करके हमारी मदद कर दें, मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। फिर काजल अपने बड़े भैया के पास जाती है तो उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं, जो एक पानी का मटका लेकर के वहां से निकले जा रहे थे। काजल उनसे कहते हैं कि अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप इतना भारी मटका लेकर के कहां जा रहे हो। वह बूढ़ा जब उसकी आवाज सुनता है तो कहता है कि बेटी, बस यहीं पास वाले गांव में मेरा घर है, यह पानी मैं वहीं लेकर के जा रहा हूं। फिर काजल कहती है कि अच्छा बाबा, मैं भी वहीं जा रही हूं, लाओ यह मटका मुझे दे दो, यह बहुत भारी है और तुम बुढ़ापे के कारण इसे उठा नहीं पाओगे। बूढ़े बाबा कहने लगे कि नहीं बेटी, नहीं, मैं ले जाऊंगा, यह मटका तू क्यों तकलीफ उठाती है। तो काजल कहती है कि अरे बाबा, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूं, लाओ मुझे दे दो यह मटका। फिर काजल ने उस बूढ़े बाबा से वह मटका ले लिया, और दोनों इस तरह से आपस में बात करते हुए साथ साथ उस गांव को पहुंच जाते हैं। काजल ने बूढ़े बाबा के घर तक वह मटका पहुंचा दिया और बूढ़े बाबा से कहने लगी कि बाबा, अब मैं चलती हूं। और अपने भाई के घर पर इस तरह से वह पहुंच गई। मगर उस समय जब वह पहुंची तो उसका भाई घर पर नहीं था। काजल कहने लगी कि अरे भाभी, भैया कहां पर है। तो उसकी जो भाभी थी वह कहती है कि तुम्हारे भैया इस समय घर पर नहीं है। काजल कहती है कि मुझे भैया से बहुत जरूरी काम था और इसीलिए मैं आई थी। तभी उसकी भाभी कहती थी कि बोलो, तुम्हारा क्या काम था, मुझसे कहो, मैं हो सकता है तुम्हारी मदद कर दूं। काजल कहती है कि भाभी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे घर की हालत इस समय बहुत खराब है। इस समय हमारे पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है।
और ना ही मेरे पास पैसे हैं। उसकी बात सुन करके उसकी भाभी कहती है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए। हमारे पास कहीं कोई पैसों का पेड़ लगा है जिससे हम हिलाएं और उससे जो पैसे गिरे वह उठा करके तुमको दे दें। हमारे पास अभी कोई पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे के अलावा और कोई काम हो तो बताओ, वरना यहां से चली जाओ। फिर इस तरह से काजल उदास होते हुए कहती है कि ठीक है भाभी, मैं चलती हूं। यदि आप मेरी मदद नहीं करती हैं कोई बात नहीं है। इस तरह से जो उसकी भाभी थी वह उसको घर से भगा देती है। अत्यंत दुखी होकर के अपने गांव वापस लौटने लगी। तभी रास्ते में वही बूढ़ा बाबा अपनी कुटिया के बाहर उसे मिल जाता है। तो बूढ़े बाबा उससे कहते हैं कि अरे बेटी इधर आओ। फिर काजल उस बूढ़े बाबा के पास जाती है तो वह बूढ़े बाबा उससे कहते हैं कि अरे बेटी तू इस गांव में किसके घर आई थी। फिर काजल कहती है कि बाबा मैं अपने बड़े भैया के घर आई थी, उनसे कुछ मदद मांगने आई थी, लेकिन मेरे भैया घर पर इस समय है नहीं और भाभी ने मुझे वापस लौटा दिया है। इस तरह से वह अपनी पूरी कहानी उस बाबा को बता देती है। उसकी कहानी सुनकर के बाबा कहते हैं कि बेटी मेरे पास यह 3 घड़े हैं और इनमें से एक घड़ा तू ले ले। काजल कहती है क्यों बाबा। तो बाबा बोले अरे बेटी तू इतनी दूर से पैदल चल करके आई है और यहां से पैदल चल करके ही तुझको जाना है। बेटी अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो इस घड़े के अंदर कुछ खाने पीने वाली चीजें हैं, इसमें लड्डू हैं, वह तुम खा लेना। बेटी कहती है कि नहीं बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझसे इतना पूछा वही हमारे लिए बहुत है। फिर बाबा कहते हैं कि अरे बेटी ले ले, तू भी तो मेरी बेटी के समान है। फिर बाबा के बार बार कहने से काजल वह घड़ा बाबा से ले लेती है और कहती है कि बाबा अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाएगी। और फिर वह अपने घर की ओर चलने लगती है। जब वह घर पहुंचती है तो शाम को उसका पति उससे कहता है कि अरे काजल आज तुम अपने बड़े भाई के घर पर गई थी, तुम्हारे भैया ने हमारी कुछ मदद की। फिर काजल कहती है वहां गई तो थी पर भैया ने हमारी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की, क्योंकि जो हमारे भैया थे वह घर पर थे नहीं और भाभी ने तो मुझे घर से ही भगा दिया। उन्होंने मुझे ऐसे वचन कहे कि मुझसे वहां रुका जाना मुश्किल हो रहा था। काजल का पति कहता है अच्छा इसका मतलब आज भी हम दोनों को भूखे ही सोना पड़ेगा, क्योंकि खाने के लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं। पति की बात सुनकर के काजल कहती है कि नहीं आज हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उसका पति कहता है कि इसका मतलब तुमको कुछ पैसे मिल गए हैं। काजल कहती है कि अरे नहीं, जब मैं भैया के घर से वापस लौट रही थी तभी मुझे रास्ते में एक बाबा मिले थे और वह बाबा मुझे एक लड्डू से भरा हुआ घड़ा दिया और उस घड़े को दे करके बाबा कहने लगे कि बेटी रास्ते में जब भी भूख लगे तो खा लेना। मगर रास्ते में मुझे भूख नहीं लगी इसलिए वह लड्डू मैंने नहीं खाया। काजल का पति कहता है क्या यह तो बहुत अच्छी बात है, जाओ जल्दी से वह लड्डू लेकर के आओ और हम दोनों आज वही लड्डू खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। पति की बात सुन करके काजल कहती है कि रुको मैं अभी लेकर के आती हूँ। इस तरह से अपने पति से कह करके जैसे ही काजल उस घड़े को खेल करके देखती है तो वह चौंक जाती है और कहती है कि अरे बाप रे, सोने की मोहरे, वह भी इतनी सारी। फिर काजल का पति कहता है क्या हुआ, और वह भी दौड़ करके आता है और उस घड़े के अंदर देखता है तो वह भी आश्चर्यचकित हो जाता है। कहता है बाप रे, इतनी सारी सोने की मोहरे, तुम्हें यह घड़ा किसने दी? अपने पति की बात को सुन करके काजल कहती है कि सच कह रही हूं मैं, मुझे यह घड़ा उस बाबा ने दिया है जिसने मुझे रास्ते में रोका था। फिर काजल का पति कहता है अरे भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी आज प्रार्थना सुन ली है। हमारे दुख के जो दिन थे वह दूर हो गए हैं। काजल कहती है कि आप सच कह रहे हो। काजल और उसका पति की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दोनों भगवान का हाथ जोड़ करके उसका शुक्र मनाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आज तुम्हारी कृपा से हमारी गरीबी दूर हो गई। गांव में खेती के लिए एक जमीन खरीदते हैं। इस तरह से वह जो काजल थी वह अमीर हो जाती है और उसकी तरक्की को देख करके उसकी बहन रीना, जो पहले से ही अमीर थी और घमंडी थी, जो अपनी बहन से बहुत जल रही थी, वह बहुत जलती है अपनी बहन से। कहती है और अपने पति से जब उसे अमीर देखती है तो कहती है अरे सुनो जी, यह मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई?
पता नहीं कहां से इतनी दौलत उसके पास आकर के बरस पड़ी है, पता नहीं कैसे इतना धन उसके पास आ गया है। उसने तमाम जमीन भी खरीद ली है और उसने अच्छा खासा घर भी बनवा लिया है। पहले तो उसके दिन ऐसे थे कि वह मेरे घर भिखारी बन करके भीख मांगने आई थी, और अब क्या कहना है, वह हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई है। रीना की बात सुनकर के रीना का पति कहता है कि मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तो तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेतों में मजदूरी करता था और एकदम से इतना पैसा उसके पास कहां से आ गया कि वह इतना अमीर हो गया। मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर की ओर जाते देखा था। हो सकता है कि तुम्हारे भाई ने कुछ अपनी बहन को धन दे दिया हो। रीना कहती है, क्या भैया के घर की ओर? हाँ, मुझे तो लगता है कि भैया के घर से इतनी सारी धन दौलत लेकर के वह आई होगी। रीना का पति कहता है कि मगर तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन दौलत अपनी छोटी बहन को ही दे देता है? तुम्हें भी कुछ भी देना चाहिए, उसकी बहन तुम भी हो। भाई के लिए तो दोनों बहनें समान होती हैं, उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। उसे जब मदद करनी होती है तो उसे दोनों की मदद करनी चाहिए और उसकी संपत्ति पर बहनों का बराबर हिस्सा होना चाहिए। रीना कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है, और अब हम कल सुबह ही अपने भाई के घर चलेंगे। इस तरह से जब वह रात के बाद जब सुबह होती है तो दोनों अपने बड़े भैया के घर उनसे मिलने के लिए चल देते हैं। अब जब वह जाते हैं तो रास्ते में वही बूढ़े बाबा उनको भी मिलते हैं जो पहले उसकी बहन को मिले थे। वह बाबा कहते हैं कि अरे बेटी, जरा तुम इस मटके को उठा करके मेरे कंधे पर रख दोगी क्या? उनकी बात को सुनकर के रीना कहती है, क्या तुम काम ये खुद नहीं कर सकते हो क्या? फिर वह बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटी मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतने ज्यादा वजन को उठा सकूं, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कृपा करके तुम यह मटका उठा करके मेरे कंधे पर रख दो बेटी। फिर रीना कहती है कि तू क्या हमसे पूछ करके बूढ़ा हुआ था? खुद ही तो बूढ़ा हुआ है। तभी उसका पति कहता है कि अरे भाग्यवान, तुम भी कहां इस बूढ़े के चक्कर में और इसकी बातों में उलझी जा रही हो। जल्दी जल्दी से चलो, हमें उसके घर जल्दी पहुंचना है। फिर वह लोग उस बाबा की मदद किए बिना ही वहां से निकल जाते हैं और वह अपने भाई के घर थोड़ी देर के बाद पहुंच जाती है और अपने भाई भाभी से कहती है कि भैया भाभी, अभी कुछ दिन पहले यहां पर काजल आई थी क्या? तो उसका भाई कहता है, हाँ रीना, थोड़े दिन पहले काजल आई थी, मगर जब वह आई थी तो मैं उस समय घर पर नहीं था। वह अपनी भाभी से मिल करके वहां से चली गई थी, मैं तो उससे मिला भी नहीं था। वह जब घर आई तो मैं बाहर शहर में था, घर पर केवल तुम्हारी भाभी ही थी। तो रीना कहती है कि अपनी भाभी से, भाभी तुमने उसे कुछ दिया था क्या? तो उसकी भाभी कहती है कि भाई, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया था, हमारे पास कुछ होगा तभी तो उसे दूंगी, यहाँ तो हमारे ही खाने को लाले पड़े हैं, मैं उसकी मदद कैसे कर सकती हूँ? उसे कुछ देंगे फिर कैसे? रीना बोली, इसका मतलब आपने उसे कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है भैया, हम चलते हैं। इस तरह से रीना के भैया कहते हैं, अरे अभी तो तुम लोग आए हो, खाना खा करके जाओ, इतनी जल्दी वापस कैसे चले जाओगे? अपने भाई की बात को सुनकर के रीना कहती है कि नहीं, हम लोग तो यहाँ से निकल रहे हैं। इधर से जा रहे थे तो सोचा कि अब जब जा ही रहे हैं तो रास्ते में भैया का घर है, उनसे मिलते चले, अब हम चलते हैं। इस तरह से रीना रास्ते में अपने पति से कहती है, अरे भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, फिर पता नहीं कहां से उसे इतना सारा धन और माया मिल गई। फिर उसका पति कहता है, हाँ मैं भी वही विचार कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। फिर रीना कहती है कि इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। तभी उसका पति कहता है कि तुम्हें भैया के घर पर प्यास नहीं लगी। रीना कहती है कि तुम जा करके कहीं से जल्दी पानी लेकर के आओ, मुझे लग रहा है कि जैसे चक्कर आने वाला है, और यदि मुझे जल्दी पानी नहीं मिला तो हो सकता है कि मुझे चक्कर आ जाए और मैं गिर पड़ूं। अब मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। तभी पास में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है और वह झोपड़ी उन्हीं बाबा की थी। फिर वह बाबा कहते हैं, जब वह वहां पहुंचता है, क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? फिर रीना कहती है कि बाबा, एक लोटा क्या आपके यहाँ पानी मिल सकता है? बाबा कहते हैं, क्यों नहीं बेटी, आओ, पानी पिलाना तो हर व्यक्ति का धर्म होता है, सेवा करना हर मानव का कर्म होता है। बेटी आओ, आओ मेरे घर के अंदर आओ।
फिर रीना बोली, बाबा हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी तुम्हें हमें पानी पिलाया है आपने। उसकी बात सुनकर के बाबा कहते हैं, तो क्या हुआ बेटी, वह तुम्हारा कर्म था, तुमने इनकार कर दिया था, यह मेरा कर्म है। और बेटी तुम दोनों को इस गांव में पहली बार देखा है, तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? रीना कहती है कि बाबा इसी गांव में मेरे बड़े भाई रहते हैं, मैं उन्हीं से मिलने आई थी। इस तरह से बाबा कहता है कि अच्छा बेटी, जो पास वाले गांव में सबसे पहला मकान पड़ता है, क्या वही तुम्हारे भाई का मकान है? वह कहती है कि हाँ बाबा, वही हमारे भाई का मकान है। उसकी बात सुनकर के बाबा कहते हैं कि तुम्हारी एक और भी बहन है ना, वह भी थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी। फिर रीना कहती है कि हाँ बाबा, थोड़े दिन पहले वह भैया से मिलने आई थी, मगर बाबा तुम्हें यह बात कैसे पता चली? उसकी बात सुनकर के बाबा कहते हैं कि बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले ही तुम्हारी बहन भी मुझे उसी जगह पर मिली थी। बड़ी ही वह हृदय की सच्ची थी और बड़ी ही दया उसके दिल में थी। उसने मेरा मटका लेकर के मुझे मेरी झोपड़ी तक छोड़ा था। मुझे फिर रीना कहती है कि मगर बाबा तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर के वापस अपने घर गई है, तब से उसके पास खूब धन दौलत हो गई है। उसकी बात सुनकर के वह बूढ़ा बाबा कहता है, बताता हूं बेटी कि क्या सच्चाई है। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, उस बच्ची के अच्छे कर्म के कारण और उसकी अच्छी नीयत के कारण और उसके दिल में दया होने के कारण आई है। फिर रीना कहती है कि बाबा मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, और मेरी बहन के ऐसे कौन से अच्छे कर्म हैं जो उन कर्मों के कारण उसे इतना सारा धन मिल गया। फिर रीना का पति भी कहता है, अच्छे कर्म करने से व्यक्ति इतना धनवान कैसे हो जाता है? बाबा आप कैसी बात कर रहे हो? उन दोनों की बात को सुनकर के वह जो बूढ़े बाबा थे वह कहते हैं, अभी बताता हूं बेटी, बताता हूं, सब बताता हूं। यहां पर जितने भी घड़े रखे हुए हैं, यह कोई साधारण घड़े नहीं है। यह घड़े मनुष्य के कर्मों और मनुष्य की अच्छी नीयत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। फिर रीना कहती है कि बाबा मैं तुम्हारी बात अच्छी से समझ गई हूं। अपना जैसा कर्म होगा, इस घड़े में से अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा। और उसकी बात को सुनकर के वह जो बूढ़े बाबा थे वह कहते हैं कि हाँ बेटी तुम ठीक कहती हो। फिर रीना कहती है कि बाबा यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं एक घड़ा ले सकती हूँ यहाँ से? क्या आप मुझे एक घड़ा दे सकते हैं? हम भी हमारा कर्म आजमा करके देखते हैं। उसकी बात सुनकर के बूढ़े बाबा कहते हैं, क्यों नहीं बेटी, ले लो, तुम भी एक घड़ा ले लो, तुम भी अपने कर्म और अपने नियत का फल पाओ। रीना को भी बाबा ने उसमें से एक घड़ा दे दिया। अब वह घड़ा वहां से लेकर के वे दोनों पति पत्नी चले जाते हैं, और जब रात के समय जैसे ही वह घड़ा खोलते हैं, उनके घड़े में पत्थर होते हैं। रीना कहती है कि बाप रे बाप, अपने घड़े में से तो पत्थर निकले। फिर रीना का पति जो था वह कहता है, क्या गलत निकला? अपने कर्मों के हिसाब से तो यह बिल्कुल ठीक है। हम लोग बहुत लालची थे। तुम्हारी जो बहन थी वह जब मजबूर थी, गरीब थी, और अपनी मजबूरी के कारण, गरीबी के कारण जब भी हमारे पास कुछ पैसे की मदद मांगने के लिए आती थी तो हम उसकी मदद नहीं करते थे। ऐसे कर्म करने के पश्चात भला उसका परिणाम हमें अच्छा कैसे मिल सकता है? हमने जैसे कर्म किए थे उसी की तरह के हमको परिणाम भी मिले। फिर रीना कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मुझे मेरे पैसों का बहुत घमंड था और मैंने उस बेचारी अपनी बहन की मजबूरी का कभी ख्याल नहीं किया। मैं कैसे करती, उसे अपनी अमीरी से मैं हमेशा नीचा दिखाना चाहती थी। रीना और उसका पति उस दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और उनको बड़ा पश्चाताप होता है, और वह दोनों उसी दिन से प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद वह कभी धन और रूप का घमंड नहीं करेंगे। इसलिए व्यक्ति को कभी धन का और रूप का, किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और सद्मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी है, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।